नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका JRF ट्यूबलाइट चैनल पे। यूनिट 2 से हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को कर रहे हैं। आज हमारा दूसरा थिंकर्स है जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम के बारे में आज हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे इतना ही कहना है कि चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए वीडियो को एंजॉय कीजिए। देखिए लेक्चर हम अब अपनी बात स्टार्ट करते हैं। बेंथम का जन्म जो है वो लंदन में हुआ। ये एक इंग्लिश फ़िलासफ़र थे। जिस काल में बेंथम का जन्म हुआ उस समय इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इनलाइटमेंट का इरा चल रहा था। औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी, प्रबुद्धतावाद का युग अपने चरम पर था। बेंथम पेशे से वकील थे, लेकिन उन्होंने कभी वकालत नहीं की। इनका जो मुख्य अध्ययन था वो लॉ की फ़िलासफ़ी पर था, जिसे हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। ये उसके बारे में जानकारी ज़्यादा चाहते थे, उसके बारे में इंटरेस्टेड थे। जो बेंथम का उद्देश्य था, मूल उद्देश्य जो था वो ये था कि राजनीति और एथिक्स को एक साइंटिफिक बेस प्रदान करना, एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और जो इनलाइटमेंट का इरा चल रहा था उसने इंग्लैंड की सभी संस्थाओं में लगभग उत्तरोत्तर प्रगति की थी। सामाजिक संस्थाओं में, राजनीतिक संस्थाओं में, आर्थिक संस्थाओं में। तो ये चाहते थे कि कुछ मैं भी अपने दर्शन से इंग्लैंड की लीगल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में चेंज लाऊं। जैसे जो उस समय की मान्यताएं थी कि नेचुरल राइट होते हैं, बेंथम इसको नहीं मानते हैं। बेंथम इस बात को भी नहीं मानते हैं कि जो राज्य का निर्माण हुआ वो सामाजिक समझौते के तहत हुआ। बेंथम जनरल विल में भी विश्वास नहीं रखते हैं। इन्हीं सब के कारण बेंथम को सेबाइन ने दार्शनिक आमूलवादी कहा है। पूरी तरीके से चीज़ों को बदल देने वाले को आमूलवादी कहते हैं। देखिए बेंथम बहुत सारी पुस्तकें लिखते थे, मतलब बहुत कुछ लिखते थे। मैन्युस्क्रिप्ट, लेटर्स, एसेज, बुक्स, बहुत कुछ लिखा, लेकिन इन्होंने कभी कुछ सिस्टमेटिक नहीं लिखा। जैसे आप देखेंगे हॉब्स, लॉक, रूसो वगैरह देखेंगे, इन लोगों ने काफ़ी सिस्टमेटिक चीज़ें लिखी। इन्होंने एक बुक लिखी बहुत सिस्टमेटिक, लेकिन रूसो के साथ, वो बेंथम के साथ ऐसा नहीं था। ये बहुत अनसिस्टमेटिक लिखते थे। इनकी 3 बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। आप देखिए, अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इनके लगभग राजनीतिक विचार इन 2 किताबों में मिलते हैं। दूसरी किताब है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। और तीसरी जो इनकी बुक है प्लान ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म। ये 3 पुस्तकें इनकी हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, प्लान ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म। देखिए बेंथम को क्यों राजनीति शास्त्र में याद रखा जाता है। बेंथम को उनके सिद्धांत उपयोगितावाद की वजह से याद रखा जाता है। इन्हें उपयोगितावाद का जनक कहा जाता है, जिसमें आप देखेंगे ये अभी सिद्धांत आएगा कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। इसके बारे में हम भी आगे बात करेंगे। ये इसका आधार है। देखिए बेंथम की जो फिलॉसफी है वो किस पे टिकी है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि जो भी इनके जो विचार बनेंगे वो इस आधार पर बनेंगे। पहले आप उस आधार को समझ लीजिए। हमेशा मैंने आपसे कल भी कहा था कि किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो तो उसका बेस जान जाइए, उसका बैकग्राउंड जान जाइए कि उस समय क्या हो रहा था, वो क्या चाहता, उसके दिमाग में क्या है। तो जो बेंथम का मुख्य आधार है वो क्या कहते हैं कि जो प्रकृति है उसने मनुष्य को 2 सॉवरेन मास्टर्स, 2 संप्रभु शक्ति या मास्टर कह लीजिए, इनके अधीन रखा है। और कौन है वो 2 सॉवरेन मास्टर? सुख और दुख हैं। ये 2 ही हैं केवल जो बताते हैं कि हम क्या करें अथवा हमें क्या करना चाहिए। ये 2 ही हमें बताएंगे कि हम कौन सा कार्य करें या हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति इन्हीं के अधीन है। अब देखिए 2 बातें यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि बेंथम का मानना है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो केवल सुख चाहता है, वो दुख से बचना चाहता है। वो चाहता है कि दुख हमारे आसपास ना आए, हम कुछ भी करें केवल हमें सुख मिले। इसी को बेंथम ने प्लेजर पेन थ्योरी का नाम दे दिया है। यह थ्योरी ये भी बताती है कि मनुष्य जो कुछ करता है वो आखिर क्यों करता है।
ये थ्योरी बताएगी कि अब वर्तमान समय में इसको लेकर के भी हम लोग समझेंगे कि ये जो थ्योरी है ये बताएगी आपको कि मनुष्य जो कुछ करता है वो आखिर क्यों करता है। तो इसे हम लोग अगर इसका जो नाम है साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म, इसे साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म भी कहते हैं इस थ्योरी को, प्लेजर पेन थ्योरी को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बता रही है कि इंसान क्यों करता है कोई कार्य, जैसे चाहे गलत हो चाहे सही हो, क्यों करता है, तो वो ये थ्योरी बताती है। अब देखिए बेंथम का जो पहला सिद्धांत है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बेंथम का पहला सिद्धांत है और आज हम इसी सिद्धांत के बारे में केवल डिस्कस करेंगे। बेंथम का जो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख सिद्धांत है वो अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में उनके स्टेटमेंट्स और उनसे रिगार्डिंग जो भी उनके बारे में लोगों ने कहा उसको जान लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसी में। तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हम लोग आराम से पढ़ते रहें ताकि आप लोगों को भी आराम होता रहे। तो हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी, जो उपयोगिता का सिद्धांत है उसके बारे में। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि यूटिलिटी क्या है सबसे पहले, तभी उसके बारे में जान पाएंगे कि प्रिंसिपल क्या है। देखिए, यूटिलिटी एक प्रकार की एसेट आप मान लीजिए। मैं आपको समझाता हूँ एसेट क्या है, कैसे क्या किसको एसेट कहते हैं। वह चीज़ जिससे आपको कोई आय सर्जित हो। अच्छा देखिए, मैं आपको एक लोकल एग्जांपल देता हूँ। जैसे किसी का लड़का है, मान लीजिए किसी के मम्मी पापा हैं, उसका लड़का जो है वो उनके लिए क्या है, वो एसेट है। और लड़का मम्मी पापा के लिए क्या है, वो लायबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्या है, वो लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं अपने लड़के के ऊपर कि कल ये कमाएगा तो हमें उससे आय सर्जित होगी। ठीक उसी प्रकार यूटिलिटी एक प्रकार की एसेट है, संपत्ति है किसी भी ऑब्जेक्ट की, मान लीजिए मतलब इंसान की, मनुष्य की, आदमी की, औरत की, किसी भी एक्शन एक्टिविटी कुछ भी है, ये एसेट है। यूटिलिटी एक प्रकार की एसेट है जिसके द्वारा हमें क्या मिलता है। जैसे आप इकोनॉमिक टर्म में देखेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर एसेट में क्या मिलेगा, हैप्पीनेस, एडवांटेज, प्लेजर, खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, ये सब। ये प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी क्या कहता है कि हर वो कार्य करने योग्य है, हर वो कार्य सही है जिसके द्वारा सुख की मात्रा में बढ़ोतरी हो, तथा वो गलत है जिससे हमें दुख मिले। ये है प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी। क्या मतलब कि हर वो कार्य सही है या हर वो कार्य करने योग्य है जिसके द्वारा हमें सुख मिले, सुख की मात्रा में बढ़ोतरी हो, दुख कम हो जाए या दुख खत्म हो जाए। ये प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी है। अब देखिए, हम इसके बारे में कुछ बेसिक फीचर जान लेते हैं। जो उपयोगितावादी सिद्धांत है इसके हम कुछ बेसिक फीचर जान लेते हैं। तो पहला फीचर है कि यह, देखिए इस सिद्धांत का पहला फीचर क्या है, यह सिद्धांत मनुष्य के जीवन का प्रत्येक भाग कवर कर लेता है। आप ध्यान से देखिए, पूरे जीवन का भाग कवर कर लिया जाएगा। क्या है उपयोगितावाद, आप समझिए। उपयोगितावाद मैंने अभी क्या बताया आपको, एक प्रकार की एसेट है जिसके द्वारा हमें कोई लाभ मिले, प्लेजर मिले, एडवांटेज मिले, हैप्पीनेस मिले। हर वो कार्य सही है, करने योग्य है जिससे हमें सुखों की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाए, दुख कम हो जाए। तो पूरे जीवन इंसान सुख ही चाहता है, तो ये पूरे जीवन पर लागू हो जाता है सिद्धांत, जीवन के प्रत्येक भाग को ये कवर कर लेता है। दूसरे पॉइंट को हम देखते हैं कि हमारी हर गतिविधि का मूल उद्देश्य सुख प्राप्त करना है। जैसे आप यहाँ पर समझिए, एक यहाँ पर थोड़ा सा अपवाद है जिसको मैं भी समझा देता हूँ। इंसान कुछ भी करता है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसका क्या है उद्देश्य, यही कि जॉब मिल जाए, आदमी सुखी जीवन व्यतीत करे, मतलब JRF हो जाए, इसीलिए तो आप पढ़ रहे हैं। तो बेंथम का क्या कहना है, हमारी हर गतिविधि का मूल उद्देश्य सुख प्राप्त करना है। आप जैसे कुछ खा रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, तो क्या आनंद पाना चाह रहे हैं। ऐसा काम आप नहीं करना चाहते हैं कि जिससे आपको तकलीफ़ हो। कुछ लोगों ने कहा कि जैसे मान लीजिए जो सेना में लोग हैं, वो लोग वहाँ लड़ाई करते हैं, वहाँ उनको पेन होता है, तो क्या ये भी यूटिलिटी से गाइड होता है, यूटिलिटेरियन जो डॉक्टर है इससे गाइड होता है।
तो इसके बारे में बेंथम कहते हैं हाँ, आप देखिए क्या है कि जो लोग सेना में हैं, देश का बचाव कर रहे हैं, गोली खा जा रहे हैं, किसी किसी की डेथ भी हो जा रही है, तो आप देखेंगे कि उनका जो अल्टीमेट गोल है वो अपने देश को बचाना है। उनको अभी जितनी तकलीफ़ हो रही है उसकी मात्रा में कई गुना ज़्यादा सुख मिलने वाला है, उन्हें सुख की अनुभूति होगी। और ये सिद्धांत जो है उपयोगितावाद का, वो इस पे निर्भर है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुख और कम से कम दुख, आप ये समझिए। तो यहाँ पर बेंथम क्या कहते हैं कि बिल्कुल सही एक्टिविटी है। जिन लोगों को पेन हो रहा है वो पेन अपेक्षाकृत कम है जितनी खुशी मिलने वाली है उनको आगे। तीसरा सिद्धांत इनका क्या है, तीसरी विशेषता इनकी क्या है कि यह सिद्धांत जो है केवल परिणाम पर केंद्रित है। देखिए इसका क्या मतलब है। यह सिद्धांत कहता है कि किसी कार्य को हम तब तक गलत या सही नहीं बता सकते जब तक कि उसके रिज़ल्ट के बारे में हम ना जान जाएं। जैसे बेंथम यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं, झूठ बोलना। बेंथम ने कहा कि झूठ बोलना हम तब तक ये नहीं कह सकते गलत है सही है जब तक हम ये ना जान जाएं कि उस झूठ बोलने से हमें सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। जैसे आप देखिए, आप कोई काम कर देते हैं, मम्मी पापा को नहीं पता चलना है, तो पूछते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई की रात भर की नहीं, आप सो रहे थे, तो आप देखते हैं कि अच्छा हाँ पढ़ाई की मैंने। तो बेंथम के हिसाब से ये एकदम सही है, क्योंकि अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या आ रहा है, उसका अल्टीमेट गोल क्या है, सुख प्राप्त करना। ठीक है, ये मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए इस तीनों पॉइंट। चौथा जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कह रहा है कि इस सिद्धांत को मापा जा सकता है। मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया कि बेंथम का जो उद्देश्य था वो ये था कि जो राजनीति है उसको, मतलब जो उनके दर्शन है, इसको वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। जो राजनीति और एथिक्स है इसको एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। तो वैज्ञानिकता में आप चीज़ देखेंगे अगर, तो उसमें देखेंगे हर चीज़ को मेज़र किया जा सकता है। जैसे आप देखिए हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन का 1 जल मेज़र किया जा सकता है, मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ऐसे ही इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा है कि जो यूटिलिटी का डॉक्ट्रिन है, यूटिलिटेरियन है, इसको मेज़र किया जा सकता है। क्योंकि बेंथम का मुख्य उद्देश्य ही है अपने फ़िलॉसफी का, अपने जो उनके पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, इनको एक वैज्ञानिकता देना। क्योंकि बेंथम ये मानते थे कि राजनीति शास्त्र जो है ये भी एक विज्ञान है, और मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ इसमें हम लागू कर सकते हैं, चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं। तो उसी के लिए इन्होंने यूटिलिटी को मेज़र करने के लिए एक गणना की, मतलब एक गणना का तरीका बताया, जिसे हम लोग फ़िलॉसफिक कैलकुलस के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम लोग बहुत देखेंगे, बहुत आराम से। क्या है, एक चीज़ इसमें समझ में आ जाएगी। आप लोग पढ़ते होंगे, याद नहीं होता होगा, मैं भी समझा दूंगा तो एक बार में ये याद हो जाएगा, एक बार में ही। देखिए बेंथम के हिसाब से क्या है अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, सुख प्राप्त करना। लेकिन कैसे हम बढ़ा सकते हैं अपने सुखों को, दुख की तुलना में कैसे बढ़ सकते हैं हमारे सुख। तो बेंथम ने कहा कि इसको बढ़ाने के लिए हम अपनी प्रत्येक क्रिया को मेजर कर सकते हैं। हम मेजर करेंगे कि कौन सी चीज़ से हमें सुख ज़्यादा मिलेगा, कौन सी चीज़ से हमें दुख ज़्यादा मिलेगा, इन चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने एक ये मॉडल दिया फ़िलॉसफिक कैलकुलस का। इन्होंने कहा इसके द्वारा हम चीज़ों को मेजर कर सकते हैं बहुत आराम से। जब मेजर कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा। तो इसमें पहला इन्होंने जो तरीका बताया वो कहा तीव्रता। इन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि सुख कितनी तीव्रता से हमें प्राप्त हो रहा है। मतलब आज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ना मिले, तुरंत ना मिले, थोड़ी देर बाद मिले। उन्होंने कहा सबसे पहले हम नापेंगे कि उसकी तीव्रता क्या है। दूसरा समयावधि, कितनी देर तक हमें सुख मिल रहा है। पता लगा आपने काम किया 40 घंटे, सुख मिला 40 सेकेंड, तो उसकी अपेक्षा में तो दुख ज़्यादा हो गया फिर। तीसरी निश्चितता, कि आप काम कर रहे हैं तो कितनी श्योरिटी है कि आपको सुख मिलेगा ही। हम किसी एक्शन की बात कर रहे हैं, कि एक क्रियाविधि की बात कर रहे हैं, आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, उसके बारे में हम सुख कैसे बढ़ाएंगे, सुख बढ़ाने कैसे तुलना कर सकते हैं दुख की अपेक्षा में, उसके बारे में जान रहे हैं। जो इसका चौथा पॉइंट है ये है निकटता।
ये कहते हैं कि बेंथम कहते हैं कि प्लेज़र कम मिलेगा, तुरंत मिल जाएगा, कुछ दिन बाद मिलेगा, साल भर बाद मिलेगा, 2 साल बाद मिलेगा। जैसे देखिए आप एग्ज़ाम दे करके आते हैं, तो आपने कोई एक्टिविटी की, आप एग्ज़ाम गए, लिखे, एग्ज़ाम को लिखा, लेकिन आपको रिज़ल्ट कुछ दिन बाद मिलता है इसका। कुछ दिन बाद रिज़ल्ट मिलेगा, महीने भर बाद, 2 महीने बाद। बेंथम इसे एक बात करते हैं कि एक ये चौथा तरीका जो है ये आंकने का कि प्लेज़र कब मिलेगा हमें, कितने दिन बाद मिले, उस प्लेज़र का फिर हम आधार निकालेंगे कि वो प्लेज़र कितने और दिन तक बना रह सकता है। जैसे देखिए आप सिंपल सा समझिए कि आपने पढ़ाई की, चौथे पाँचवें पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखते चलिएगा, दोनों को एक साथ समझिएगा। आपने पढ़ाई की, आपने एग्ज़ाम लिखा और आपको रिज़ल्ट मिला, तो चौथा पॉइंट हमारा पूरा हो गया। कुछ दिन बाद हमें मिल गया और पास हो गए, तो खुशी हो गई आपको, दुख की तुलना कम हो गई, सुख ज़्यादा हो गया। लेकिन आप एक चीज़ गौर करिए, 5वें पॉइंट में ये कह रहा है कि जैसे आपने एग्ज़ाम लिखा, एग्ज़ाम में आप पास हो गए, उसके बाद आप कोई अधिकारी बन गए, तो वो कितने दिन तक और आपको सुख देता रहेगा आपकी वो एक एक्टिविटी। आपने जो एग्ज़ाम लिखा था, ये एक्टिविटी आपको कितने दिन तक सुख दे सकती है, कितने और दिन तक। आपको तुरंत तो 2 महीने बाद मिला, रिज़ल्ट उसका मिल गया, आप खुश हुए, लेकिन वो भविष्य में कितनी ज़्यादा आपको खुशी देगा, इस एक्टिविटी के द्वारा इसको मेजर किया जा सकता है। फिर इनका जो अगला पॉइंट है वो है उत्पादक। इसमें कहते हैं कि प्लेज़र के साथ साथ पेन भी होता है, इसको भी मेजर करना चाहिए। अभी तक आपको ये सिद्धांत लग रहा होगा कि ये सिद्धांत कह रहा है बार बार कि ऐसा कार्य करो जिसमें केवल सुख हो, केवल सुख हो, तब तो ये बहुत मतलब स्वार्थी सिद्धांत है, हर आदमी अपने बारे में सोच रहा है। हम जो ये 7वां पॉइंट पढ़ेंगे, ये बताया गया सिद्धांत स्वार्थी नहीं है एकदम। आप देखिए ये क्या कहता है, मात्रा 7वां जो पॉइंट है वो हमारा मात्रा है। ये कहता है कि हमें कोई भी एक्टिविटी करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि उससे कितने लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं। अब समझिए, जैसे इसका कहने का मतलब ये है, बेंथम का जो कहने का मतलब है कि आप कोई एक्टिविटी को यहाँ मेजर कीजिए, अपनी कोई एक्टिविटी को मेजर कर लीजिए कि आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई कार्य किया और उसमें से 7 लोगों को नुकसान हो रहा है, 3 लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो बेंथम कहते हैं नहीं, यहाँ पर दुख की मात्रा बढ़ रही है, सुख की मात्रा कम हो रही, इसलिए ये कार्य ठीक नहीं है। आप समझ गए इस बात को कि नहीं? जैसे मान लीजिए सरकार कोई लॉ इम्प्लीमेंट कर दे, ठीक है, उस लॉ से कई सारी कम्युनिटी इफ़ेक्ट हो जाए, उनको नुकसान पहुंचने लगे और कुछ लोगों को आराम पहुंचे। मान लीजिए 1-2 लाख लोगों को आराम पहुंचा, 3-4 लाख लोगों को नुकसान पहुंच रहा, तो सरकार को वो लॉ ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने पूरा यूटिलिटेरियन जो है वो मैंने पढ़ा। अब इसके बारे में, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैंने आपको धीरे धीरे समझाया है। इसका जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम लोग अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख सिद्धांत देख लेंगे, बेंथम की पैनेप्टिकन योजना देख लेंगे, बेंथम से संबंधित स्टेटमेंट्स देख लेंगे, बेंथम के बारे में जो स्टेटमेंट्स दिए गए वो देख लेंगे, और बेंथम से थोड़े बहुत और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसे उनके राज्य पर विचार क्या है, संप्रभुत्व विचार क्या है, इन सब बातों छोटी छोटी चर्चा, उसके मैं नोट्स बना लूँगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपके पास नोट्स भी हो जाएगा। बाकी यही PDF आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें ताकि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूँ आप सबके लिए। धीरे धीरे मैं आपको बिल्कुल सामान्य सी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इसके बाद अब बेंथम को पढ़िएगा और अब उसके सिद्धांत को समझिएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि अब आपको सिद्धांत बहुत आसानी से समझ में आएंगे। मेरा यही उद्देश्य है कि मैं आपको जो समझ है वो विकसित कर दूँ मैं आपके अंदर। इसके बाद आप पढ़ेंगे, आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कोई सवाल आप गलत नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। और अगर आपने पिछली 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो देखिए, जॉन लॉक पर वो 2 वीडियो हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।